Okay, this is the last video which is based on the theory of your first chapter, that is your electric field and electric charge. Clear? So I'm coming to the next application of Gauss theorem. I have told two more application in the previous videos. So go for the previous video, and in this video we are going to perform the last application of Gauss theorem, which is your electric field intensity of uniformly charged spherical cell. Clear? Now we have a spherical cell like ball. उस बॉल के सरफेस पर क्या है, पूरे में चार्ज फैला हुआ, आउटर सरफेस पर टोटल चार्ज फैला हुआ है, और ये भी दिया हुआ है कि उस स्फीयर की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है दैट इज योर सिग्मा एंड रेडियस ऑफ सेल इज हाउ मच, दैट इज योर कैपिटल आर. सो द डायग्राम इज ओवर हियर. द it's a spherical cell of center at O, radius r, and the uniform distributed total charge density is your sigma. और suppose total charge कितना आपका Q है, तो आप सिग्मा और Q को रिलेट कर सकते हो, बिकॉज सिग्मा इज योर charge per unit area. So what will be the charge? Sigma into area. What will be the area of this sphere? So sphere cell का area कितना होता है? That is your 4 pi capital R square, because the radius of cell is your capital R square. Q is equal to sigma into 4 pi capital R square. This is the basic thing जो हमें करनी पड़ती before going to the derivation. Now he is asking about what is the electric field intensity of this spherical cell. Clear? तो इसकी spherical cell की electric field intensity से मुझसे कोई पूछे तो मेरा पहला क्वेश्चन यही होगा, कहाँ पर? इस सेल के बाहर, कि ऑन द सेल, या इस सेल के अंदर. क्लियर? तो नाउ वी हैव थ्री केसेस जहां पर हमको कैलकुलेट करनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दिस स्फेरिकल सेल. हम जहां भी कैलकुलेट करेंगे, सपोज हमें बाहर कैलकुलेट करनी, तो बाहर अपन एक पॉइंट पी ले लेंगे. और ध्यान से रखना, पी एक अननोन पॉइंट है जो बस लोकेशन के बेसिस पर इसको डिसाइड करना. अगर बाहर कैलकुलेट करना है तो पॉइंट पी बाहर ले लो. पॉइंट पी आप बाहर लेना, जब सरफेस पर रहेगा तो पॉइंट पी ऑन द सरफेस लेंगे, और जब इनसाइड रहेगा तो पॉइंट पी इनसाइड द सरफेस लेंगे. क्लियर? तो यहाँ पर पॉइंट पी जहां भी लोगे उसकी स्फीयर के सेंटर से हमेशा डिस्टेंस कितनी लेनी है आपको? स्मॉल आर लेनी. क्लियर? कि सपोज पॉइंट पी इज व्हाट? आउटसाइड ऑफ द स्फेरिकल सेल. इट मींस वी आर मूविंग टुवर्ड्स द केस फर्स्ट, जहां पर अपन कैलकुलेट करने वाले हैं कि इफ पी इज आउटसाइड. क्लियर? इसका मतलब वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल सेल. इफ द पॉइंट पी इज आउटसाइड, देन हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दिस स्फेरिकल सेल? ये बात समझ में आ रही है? तो यहां पर देखो क्या है, सबसे पहले क्या करो, अपन को गॉस थ्योरम यूज करनी. तो वी शुड हैव अ गॉसियन सरफेस. हमारे पास एक गॉसियन सरफेस होनी चाहिए. तो गॉसियन सरफेस किस तरीके से खींची? स्मॉल आर रेडियस को लेकर एक स्फीयर अपन ने क्या कर दिया? ड्रॉ कर दिया. तो ये पूरा रहेगा आपका, मेजर नहीं ढोना क्यों इतने में ड्रॉ कर रहा हूं. दिस इज योर गॉसियन सरफेस. क्लियर? व्हाई वी नीड गॉसियन सरफेस? फॉर एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ. गॉस लॉ क्या कहता है कि अगर किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज रखा हुआ तो उस क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स टोटल चार्ज का 1/ε0 होता है. क्लियर? सो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस स्फेरिकल सेल से कितना फ्लक्स यहाँ से पास हो रहा है. फ्लक्स कैसे पास होगा? भाई पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जाएंगी. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जाएंगी तो वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या होती है? फ्लक्स होती है आपकी. क्लियर? तो इफ पी पॉइंट इज आउटसाइड, if p point is outside, then from Gauss theorem देख लो यहाँ पर क्या होगा आपका, that is from Gauss theorem. From Gauss theorem क्या हो जाएगा आपका ये कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस. गॉसियन सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा? तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू टोटल डिवाइड बाय व्हाट? दैट इज योर एप्सिलॉन नॉट. इट इज सेड टू बी योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू? तो Q is equal to sigma into 4 pi r square from equation number 1. Clear? It is going to become equation number second. We have another method for calculating the flux, and the next method for calculating the flux is your, since flux is equal to what? Surface integral of electric field over a closed loop, that is your E dot ds. ये बात समझ में आ रही है? अब ds कहाँ पर कट करेंगे? जहां आपने गॉसियन सरफेस ली. तो पूरी गॉसियन सरफेस में कहीं पर भी आप ds कट कर सकते हो. जैसे इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्या किया, एक छोटा सा यहाँ पर ds कट कर लिया. अब ds जो भी होगा दैट इज योर एरिया वेक्टर. तो ये हमेशा कैसा होगा आपका? परपेंडिकुलर आउटसाइड होगा. क्लियर? अब ये जो चार्ज है जो स्फीयर में है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसे होंगी? जैसे इसी तरीके से होंगी आपकी. क्लियर? तो कहीं पर भी देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसी होंगी? जस्ट रेडियली आउटवर्ड होंगी, बिकॉज इट्स अ चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज है. तो यहां पर कहीं पर भी आप ds कट करोगे, ds भी रेडियली आउटवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली कैसी? आउटवर्ड है. तो यहाँ पर ds वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो गया आपका? ये 0 डिग्री हो गया. और अगर एंगल 0 डिग्री हो गया तो आप इसकी वैल्यू को यहाँ पर रख दोगे. दैट इज, और ये क्या हो गया आपका? ये E डॉट ds, E इंटू ds इंटू कितना हो जाएगा आपका? cos 0 हो जाएगा. कुछ लोगों को प्रॉब्लम रहती है सर वीडियो में थोड़ा सा बड़े लेटर्स का यूज किया करिए.
यार व्हाइट बोर्ड ही इतना बड़ा है, बड़े लेटर से यूज करेंगे डेरिवेशन 4-5 बार जाना पड़ेगा, इसलिए जब वीडियो देखो तो फुल कंसंट्रेशन से उसको समझो। जब मैं बोलता भी हूँ तो थोड़ा बहुत ही मिसमैच होगा, उसमें सब कुछ क्लियर आपको समझ में आएगा और सब सही रहेगा। क्लियर। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई। कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो गई तो बचा कितना, ई डॉट डी एस। इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन ने क्या कर लिया, यहाँ से बाहर निकाल लिया। तो जैसे ही बाहर निकाला तो क्या हो गया, यहाँ पर ये अंदर कितना बचा, डी एस। और इसका मतलब मैंने बताया, इसका मतलब होता है कि जिस सरफेस पर आपने डीएस कट किया उस सरफेस का टोटल एरिया लिखना। जो डीएस सरफेस कट किया वो अपन ने एक स्फेरिकल सेल में कट किया। उस स्फेरिकल सेल की रेडियस कितनी है आपकी, कैपिटल आर है। तो इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा आपका ये, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, दैट इज योर 5e। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 में भी अपन ने फ्लक्स निकाला बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। इक्वेशन नंबर 3 में भी अपन ने फ्लक्स निकाला बाय अप्लाइंग द ट्रेडिशनल मेथड। So on equating both of the fluxes, तो Q upon epsilon naught is going to be equal to E into 4 pi r square। क्लियर। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ, मैं इसको लिख चुका हूँ। तो जैसे ही दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस वन, ठीक है, तो क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, देखो ये, सो फ्रॉम इक्वेशन 2nd and 3rd Q upon epsilon naught is equal to क्या हो जाएगा, E into 4 pi r square। कौन सा r है, स्मॉल r। स्मॉल r किसकी रेडियस है, गॉसियन सरफेस की रेडियस। क्लियर। सो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के कितनी आ जाएगी आपकी है, तो E इज इक्वल टू, ये आ जाएगी, सही से इसको 4 पाई आर स्क्वायर ले जाओ, थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर। क्लियर। इसका मतलब क्या है आपका ये, कि अगर हम किसी एक चार्ज स्फेरिकल सेल के बाहर किसी भी पॉइंट पर जिसकी डिस्टेंस उस सेल के r डिस्टेंस पर हो, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वही आएगी जो एक पॉइंट चार्ज की आएगी। इसका मतलब कई बार पूछा जा चुका है कि प्रूव दैट दिस स्फेरिकल सेल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज व्हेन वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दिस सेल। क्लियर। सो यहाँ पर देखो कि जब भी आउटसाइड अपन दिस सेल कैलकुलेट करने जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये वही इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है जो किसकी होती है, आपकी पॉइंट चार्ज की होती है। और अगर ये आपकी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब ये सेल किसकी तरह बिहेव कर रहा है, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। क्लियर। इसको बिल्कुल रख लेना दिमाग में, और ऐसे बिल्कुल अप्लाई भी होगा। जो केस था P इज आउटसाइड, P इज आउटसाइड का मतलब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से क्या है आपकी, ज्यादा है। मतलब स्मॉल r क्या है, पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से, तो ये स्मॉल r इस समय कैपिटल R से ज्यादा है, इसका मतलब ऑलरेडी पॉइंट इज आउटसाइड द सेल। क्लियर। फ्रॉम इक्वेशन 1 से Q की जगह क्या लिख सकते हो, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो Q की जगह लिख रहा हूं मैं E इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू कितना लिख रहा हूं मैं इसको, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर डिवाइड बाई कितना है आपका ये स्मॉल r स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो ये कितनी निकल के आई आपकी, E इज इक्वल टू सिग्मा इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आ रहा है आपका, स्मॉल r स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल इन द फॉर्म ऑफ योर सरफेस चार्ज डेंसिटी, इन द फॉर्म ऑफ चार्ज इट इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर। क्लियर। सो यहाँ पर है कि आपका जो मेन थीम है यहाँ पर ये, वो ये है कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते समय आपको केवल इस फार्मूले को ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इनटू एरिया, तो आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। क्लियर। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन P is outside the cell. I hope this is clear. In this case, cell will behave like a point charge, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लग रहा है जैसे किसी एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही। क्लियर। द सेकंड केस क्या है आपका, ये केस सेकंड, if P is on the cell। क्लियर। if P is on the cell, अगर P on the cell होगा तो अपन क्या करेंगे, यहां पर देखो ये पूरा बाहर वाला मिटा रहा हूं इसको मैं, ठीक, बाहर वाली जरूरत खत्म हो चुकी है पूरा टोटली। सपोज द P पॉइंट इज ऑन द सेल ओवर हियर, मैंने कहा P जहां भी लेना उसकी आप सेंटर से डिस्टेंस कितनी लोगे हमेशा, स्मॉल r। ऑन द सेल रहेगा तो स्मॉल r किसके इक्वल हो जाएगा इस कंडीशन में, कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। और अगर स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल हो चुका है तब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपके पास दो रिजल्ट हैं आउटसाइड वाले के, तो अगर स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा तो स्मॉल r जगह आप कैपिटल R रख दोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर। और स्मॉल r जगह कैपिटल R रखोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर। R से R क्या हो जाएगा, कैंसिल। E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये बात समझ में आ रही है। या इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कैसे रहेगी, ऑन द सेल, ये वाली रहेगी या थी। अब देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या है कि इस P पॉइंट की पोजीशन पर डिपेंड नहीं कर रही, क्योंकि सिग्मा एक सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर। और ये क्या हो गया आपका, ये एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक। तो आई होप ये समझ रहे हो कि प्रीवियस केस में बस मैंने कुछ नहीं किया, प्रीवियस रिजल्ट्स में स्मॉल r जो कितना रख दिया मैंने अपन, ये कैपिटल R रख दिया। फिर इसके बाद आते हैं कि P पॉइंट इज इनसाइड द सेल।
तो अगर ये P पॉइंट यहाँ से उठ के कहाँ पर आ जाए, इनसाइड, इनसाइड का मतलब कहीं भी हो सकता है, तो सपोज P पॉइंट इज ओवर हियर। अब इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, ये स्मॉल r हो गई इस तरीके से, क्लियर। तो P पॉइंट इज इनसाइड द सेल। तो अपन यहाँ पर भी क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। तो गॉसियन सरफेस किस तरीके से ले ली आपकी, इस तरह से, दैट इज योर स्फेरिकल सेल ले ली। तो P पॉइंट कैसा है आपका, ये इज इनसाइड। अगर ये इनसाइड होगा तो देखो स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से छोटी हो जाएगी। स्मॉल r इज लेस देन क्या हो गया, कैपिटल R, एंड स्मॉल r इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फेरिकल सेल जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, क्लियर। तो इस केस में भी यूज गॉस थ्योरम। तो फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइड बाई कितना होता है एप्सिलॉन नॉट। देखो ना इस सेल के अंदर कितना चार्ज, कोई चार्ज दिख रहा है, जो भी चार्ज हो तो आउटसाइड। इस सेल के अंदर नेट चार्ज कितना, 0। अगर इस सेल के अंदर नेट चार्ज 0 है तो 0 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो गया आपका, 0 हो गया। इसका मतलब जो फ्लक्स आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका, 0 आ रहा है। और अगर 0 आ रहा है तो यहाँ पर फ्लक्स को क्या लिख सकते हो आप, ई डॉट कितना लिख सकते हो आप, ये ds लिख सकते हो। इसका मतलब ई डॉट ds का प्रोडक्ट कितना आ रहा, 0 आ रहा। अब जो भी आपने सरफेस ड्रॉ की इसका कुछ ना कुछ तो एरिया होगा, क्लियर। इसका एरिया 0 नहीं हो सकता, मतलब ये जो टर्म है दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 0। फिर भी अगर दो चीज के प्रोडक्ट को 0 करना है तो वी हैव 3 केसेस, या तो दोनों 0 हो जाए या दोनों में से कोई एक 0 हो जाए। तो दोनों में 0 नहीं है क्योंकि जो भी सरफेस ड्रॉ किया इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, तो यहाँ 0 किसको होना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो यहाँ पर दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल कितनी है आपकी है, 0। ये बात समझ में आ रही है। तो मैं वो सारे रिजल्ट लिख रहा हूँ जितने भी रिजल्ट अभी तक आपने ऑब्टेन किए हैं, ये तो मैं उस कंडीशन के हिसाब से लिखूंगा। कंडीशन क्या आपकी, फर्स्ट कंडीशन, अगर आपका ये स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, इट मींस वी आर आउटसाइड ऑफ द सेल। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है आपकी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइड बाई स्मॉल r स्क्वायर, या दिस इज आल्सो इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R स्क्वायर डिवाइड बाई स्मॉल r स्क्वायर। दोनों रिजल्ट आए थे। द सेकंड केस क्या है आपका ये कि इफ स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, तो इसी रिजल्ट में मैंने स्मॉल r जो है कैपिटल R रख दिया था। तो ये कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइड बाई कैपिटल R स्क्वायर, विच इज ऑल्सो इक्वल टू, यहाँ रखो कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा, सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। एंड द थर्ड इज व्हाट, इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल मतलब r इज लेस देन कैपिटल R, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउ मच, इट इज योर 0, क्लियर। तो इसका मतलब जब भी हम सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती, लेकिन जैसे ही सरफेस पर पहुंचते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आ जाती। लेकिन सरफेस से आगे जाते हैं, सरफेस से जितना दूर जाओगे यहाँ स्मॉल r की वैल्यू क्या होती जाएगी, लगातार इंक्रीज होती जाएगी। अगर स्मॉल r की वैल्यू लगातार आपकी इंक्रीज होती जाएगी तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ध्यान समझना ही, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मैक्सिमम होती है, क्लियर, और कहाँ मिनिमम होती है। भाई मिनिमम कितनी हो रही, 0, कहाँ पर, इनसाइड द सेल। ऑन द सेल कुछ है वैल्यू इसकी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ये है, लेकिन आउटसाइड द सेल जितना दूर जाते हो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती जा रही है। बाहर जाने पर डिक्रीज हो रही, अंदर मिनिमम है, तो मैक्सिमम कहाँ पर हुई, ऑन द सेल हुई। इसका एक ग्राफ प्लॉट करते हैं ये। तो सपोज आपका ये स्फेरिकल सेल है, क्लियर, दिस इज योर स्फेरिकल सेल है, और यहाँ पर क्या करना है हमने, ग्राफ प्लॉट करना है किसके किसके बीच में आपका ये, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल r के बीच में यूज करना है ग्राफ। और ये जो सेल है ये कैसा है आपका, पूरे में ये पॉजिटिव चार्ज है आपका। मत कहना थोड़ा सा बड़ा लिखिए सर, ध्यान से देखना, इसको समझ में आ जाएगा, क्लियर। यहाँ पर सेल का सेंटर है, ठीक, और यहाँ तक सेल की सर्कमफ्रेंस, मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है आपकी है, कैपिटल R। इसका मतलब अगर अपन इसको यहाँ पर प्लॉट कर देंगे, तो अगर अपन यहाँ पर है तो R की वैल्यू देखो यहाँ 0 है, R की वैल्यू यहाँ किसके इक्वल हो जाएगी, कैपिटल R की इक्वल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर R की वैल्यू कितनी है, 0, और आगे जाने पर R की वैल्यू R से क्या हो जाएगी, ज़्यादा, क्योंकि बाहर निकल जाएंगे तो सेंटर से डिस्टेंस क्या होगी, लगातार बढ़ती जाएगी। तो जब R इक्वल टू 0 से R इज इक्वल टू R तक है, भाई जब 0 पर है R इज इक्वल टू, मतलब इसके अंदर है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है आपकी है, 0। फिर अचानक से जैसे ही R इज इक्वल टू R पर आते हैं अपन, ये R इज इक्वल टू R पर आते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू हो जाती है। सपोज दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई आपकी, ये वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई आपकी, ये बढ़ गई इस तरीके से। लेकिन जैसे ही अपन आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, जितना R बढ़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाती है। तो आगे बढ़ने पर ये ग्राफ किस तरीके से हो जाता है, कुछ आपका इस तरीके से हो जाता है। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ स्फेरिकल सेल, क्लियर। हाँ, तो आई होप ये इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो इसको एक बार थोड़ा सा ध्यान से फोकस करके देखो आप। Now we are going to one more application of Gauss theorem. I said that previous derivation was the last derivation, but this is one more derivation.
और इट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन बिकॉज इट इज नेवर आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, पर है तो इसको देखना पड़ेगा ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, नाउ वी हैव अ सॉलिड स्फीयर, क्लियर। तो सॉलिड स्फीयर में अगेन द थिंग्स आर एग्जैक्टली सेम लाइक द प्रीवियस डेरिवेशन। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है सिग्मा एंड द रेडियस कितनी है आपकी कैपिटल आर। अगेन वी हैव थ्री केसेस ओवर दैट द पॉइंट P is maybe outside or at the surface or inside the cell and Q is equal to sigma into 4 pi r square। ये सब प्रीवियसली देखो, क्लियर। अगर P पॉइंट आउटसाइड है तो P व्हाट टू डू, P पॉइंट डिस्टेंस स्मॉल आर लो, गॉसियन सरफेस क्या करो आप ड्रॉ करो, और जिस तरीके से पिछला डेरिवेशन किया डिट्टो वैसे ही कर दो, सेम रिजल्ट आता है इसका, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड मतलब अगर स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है आपकी ग्रेटर देन कैपिटल आर है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पिछले टाइम आई है इट विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज, तो कितनी आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, या इसको और सॉल्व करोगे तो आ जाएगी आपकी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्लियर। बट इफ बी ऑन द एट द सेल दिस इज आल्सो बी सेम, यू डू नॉट हैव टू डू समथिंग, बस आपको स्मॉल आर जो है कितना कर देना कैपिटल आर पुट कर देना है। तो E इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज योर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q divided by capital R square is equal to sigma divided by epsilon naught, because when you put small r capital R will cancel from each other, clear। So these are the two positions जहाँ पर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किए, and they are just very similar, exactly similar to the previous derivation। तो previous derivation से यहाँ तक आप पहुँच जाओगे। The main thing जो यहाँ प्रॉब्लम आती है कि when we calculate the electric field inside the cell, because inside the cell में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी 0, but it's not a cell, it's a solid sphere। So inside के लिए मैं उसको परफॉर्म कर रहा हूँ, तो फिर ये दो रिजल्ट कैसे हैं आपके बिल्कुल यहाँ पर आपकी ये सेम टू सेम, क्लियर। तो what will be your electric field inside the cell? If we are going to calculate the electric field inside the cell, so we have to take P point inside the cell। So suppose here is the point P, clear, and the distance of point P is always taken as how much, it's your small r, and let this is our next Gaussian surface, clear। This is our next Gaussian surface, जो कि इसके अंदर क्या करनी पड़ेगी अपने को ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब अगर ये सॉलिड स्फीयर तो इसके अंदर मटेरियल है तो इसके अंदर क्या है आपका चार्ज है। सपोज इस सेल पर टोटल चार्ज कितना है आपका ये Q डैश, इस सेल पर टोटल चार्ज कितना है आपका ये Q डैश। अब इस टोटल चार्ज को कैसे कैलकुलेट किया जाए ये बात समझ में आ रहा, मतलब इस सेल के अंदर टोटल चार्ज कितना है आपका Q डैश, तो कैसे कैलकुलेट किया जाए ध्यान सुनना ही। जब पूरे कंप्लीट सेल का वॉल्यूम कितना, तो कंप्लीट सेल का वॉल्यूम कितना होगा ये 4/3 पाई आर क्यू, तो उस पर चार्ज कितना था आपका क्यू यूनिटरी मीटर। अब वॉल्यूम कितना हो गया आपका ये, अब वॉल्यूम हो गया इसका 4/3 पाई आर क्यू, तो टोटल चार्ज सॉरी अगर इसका सपोज आपका जो है कि द चार्ज इज क्यू व्हेन द टोटल वॉल्यूम इज हाउ मच, इट्स योर 4/3 पाई आर क्यू, क्लियर। अगर वॉल्यूम कितना हो जाए 1 हो जाए तो चार्ज कितना हो जाएगा Q डिवाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगी। और अगर वॉल्यूम कितना हो जाए आपका ये जितना इस सेल का वॉल्यूम है कितना 4/3 पाई आर क्यूब, देन व्हाट विल बी द चार्ज, दैट इज योर Q डिवाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब इंटू कितना हो जाएगा ये 4/3 पाई आर क्यूब, क्लियर। 4/3 पाई विल कैंसिल टू ईच अदर, you will get Q into R cube divided by R cube, clear। What is this? This is the charge inside the selected Gaussian surface। जो भी आपने Gaussian surface select की है उसके अंदर टोटल चार्ज कितना है आपका ये Q into R cube divided by कितना है आपका ये R cube, यूनिटरी मेथड से अपन निकाला। पूरे का वॉल्यूम इतना था, चार्ज इतना, यूनिट वॉल्यूम होता इतना, वॉल्यूम अगर इतना हो गया तो इतना चार्ज आ गया, दैट इज द वैल्यू ऑफ Q डैश, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। या कुछ दिन पहले भी अभी हमने इसको इस तरीके से परफॉर्म किया कहीं ना कहीं इसको, ठीक है। तो अगर अब आगे चलते हैं ये, तो यहाँ पर होगा कि आपका ध्यान समझना है। अब अगर अपन यहाँ पर गॉस थ्योरम लगाए तो गॉस थ्योरम से क्या हो जाएगा आपका ये कि जो फाई ई आएगा, जो फ्लक्स निकल के आएगा वो कितना आएगा Q इनक्लोज डिवाइड बाई व्हाट एप्सिलॉन नॉट। तो कितना चार्ज इनक्लोज है अंदर ये, दैट इज जो भी टोटल चार्ज है इसके अंदर लेंगे Q डैश को, क्योंकि अंदर मटेरियल है। Q डैश डिवाइड बाई कितना एप्सिलॉन नॉट, Q डैश की वैल्यू कितनी है Q इंटू आर क्यूब डिवाइड बाई आर क्यूब, ये कितना हो जाएगा Q इंटू आर क्यूब डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका ये आर क्यूब हो जाएगा। दिस इज और डिवाइड बाई क्या है एप्सिलॉन नॉट है, होल डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स निकल कर कितना आ रहा है Q इंटू आर क्यूब डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इस सरफेस से क्या होगा आपका पास होगा। वी हैव अनदर मेथड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फाई ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ये, दैट इज योर ई डॉट आपका हो जाएगा ये ds।
अभी और ds में क्या अंतर, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव तो अंदर ही पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसी होंगी, रेडियली आउटवर्ड होंगी। और अगर आप यहाँ पर एक ds कट करो तो ये भी कैसा होगा आपका, रेडियली आउटवर्ड होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो कितना आ रहा है आपका, ये 0 डिग्री आ रहा है। क्लियर। जब भी स्फेरिकल सेल पे इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर के एंगल देखोगे तो हमेशा 0 आता है, उसको चाहे आप शो करो चाहे न शो करो। तो यहाँ पर एंगल कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये ई ds cos 0 हो जाएगा। cos 0 कितना हो गया, 1 हो गया। तो कितना बचा आपका ये, दैट इज योर E इंटू क्या बचा आपका, ये ds। इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल लो, ये यहाँ पर बचा ds किसका एरिया है, जिस सरफेस पर आपने इसको कट किया। तो अपनी गॉसियन सरफेस ये हो चुकी। पिछले केस में क्यों 0 आया था, क्योंकि इसके अंदर कोई मटेरियल नहीं था, तो कोई भी चार्ज नहीं था। तो इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा, इसकी रेडियस कितनी है आपकी, स्मॉल r है। ये हो जाएगा इक्वल टू E इंटू कितना हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर हो जाएगा। एक इक्वेशन ये है जहां से फ्लक्स निकला है, दूसरी इक्वेशन ये है जहां से फ्लक्स निकला है। अपन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, अपन ये इक्वेट करेंगे ये। तो दिस क्वांटिटी विल इक्वल टू दिस वन। तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर विल हाउ मच, इट विल बिकम योर Q इंटू r क्यूब डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। क्लियर। सो यहाँ से r क्यूब से एक r क्या हो जाएगा आपका, ये कैंसिल आउट हो जाएगा ये। सो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के कितनी आ जाएगी, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी Q इंटू r डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल। अब आप निकाल सकते हो, अगर ऑन द सेल पहुंच जाओगे तो आज कैपिटल आर रख देना, कैंसिल होगी तो कैपिटल R1 रिजल्ट आ जाएगा। इसका मतलब सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती। लेकिन कोई पूछे व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस वन, तो यहां पर अगर कोई पूछे कि एट सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर, क्लियर। अगर आप एट द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर पर हो, तो जब सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर में रहोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर ये जैसे जैसे आप जाते जाओगे सेंटर पर रहोगे तो इस P पॉइंट यहाँ रखना पड़ेगा। तो सेंटर पर स्मॉल r वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो स्मॉल r इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 0। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से लगातार बढ़ती जाती है, बढ़ते बढ़ते सेल तक आते हैं और सेल से दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार क्या होती जाती है, कम होती जाती है। मतलब क्या है, इसका भी अपन वही वाला ग्राफ क्या कर रहे हैं, अपन ये प्लॉट कर रहे हैं। तो इतना डायग्राम आप देख लो, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल। मतलब दैट इज योर क्यू की जगह क्या लिख सकते हो आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर, सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके टर्म में पा जाओगे, ये हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू स्मॉल r डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना r क्यूब से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी सिग्मा r डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखोगे तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये स्मॉल r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब सेल के सेंटर से जितना आप सेल की तरफ पहुंचोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार लीनियरली या स्ट्रेट लाइन मैनर में क्या होती जाएगी, आपकी इंक्रीज होती जाएगी। तो अगर अपन इसी का क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं ये, तो सपोज आपका ये इधर जो ग्राफ प्लॉट करना है कुछ इस तरीके से है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे अपन, स्मॉल r के बीच में प्लॉट करेंगे। तो स्मॉल r क्या है, जब तक आप सेंटर पर हो तो स्मॉल r कितना है, 0। जैसे ही आप इसके पेरीफेरी पर पहुंचोगे तो स्मॉल r कितना हो जाएगा, कैपिटल R। फिर स्मॉल r की वैल्यू लगातार क्या होती जाएगी आपकी, ये इंक्रीज होती जाएगी। ये बात समझ में आ रही है। इसका मतलब जो शुरुआत करनी है हमें कहाँ से करनी है, r इज इक्वल टू 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0 होती है। सेंटर पर देखा था अभी। फिर जैसे ही सेल तक जाएंगे तो r बढ़ता जाएगा और लीनियर रिलेशनशिप है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगातार क्या होती जाएगी आपकी, ये बढ़ती जाएगी। और जैसे ही ऑन द सेल आ जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की में यहाँ r जो है कैपिटल R रख देना, तो ये r कैंसिल हो जाएगा, कितनी आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और आगे जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है वो होता है Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। r बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जाएगी, बिकॉज E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। तो सॉलिड स्फीयर के केस में भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम देखो तो कहाँ पर होती है, r इज इक्वल टू r, मतलब ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। और मिनिमम कहाँ पर होती है, एट द सेंटर। और आगे जाने पर लगातार क्या होती जाती है आपकी, ये इंक्रीज होती जाती है। क्लियर। सॉरी, जो पिछली बार ग्राफ प्लॉट किया शायद आपको दिखाई नहीं दिया, इसलिए मैं फिर से प्लॉट कर रहा हूँ। ये सॉलिड स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 1/4 पाई Q डिवाइड बाई स्मॉल r स्क्वायर, या सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में ये होती है। कुल मिला के जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो स्मॉल r स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना दूर जाते जाओगे r बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। ऑन द सेल में स्मॉल r जगह कैपिटल रखते हैं तो ये आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड द सेल में ये आती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनसाइड द सेल में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को देखोगे तो ये कैसा है आपका, ये
स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब इनसाइड द सेल आप स्मॉल आर बढ़ाते जाओगे तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती आएगी। एट द सेंटर ऑफ सेल हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है आपकी 0। तो अगेन वही सॉलिड स्फीयर ले लिया अपन ने यहाँ पर, ये यहाँ पर इसका सेंटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है। तो अगर हम इसके सेंटर पर हैं, ओ पर हैं, तो इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी 0। अपन चलते चलते इसकी पेरीफेरी पर पहुंचेंगे, रेडियस आर है, तो इसका मतलब आर की वैल्यू कैपिटल आर की इक्वल हो जाएगी, और जितना दूर जाएंगे आर इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 0, तो आर 0 है तो ये भी 0 है, तो यहाँ से ग्राफ शुरू होगा। फिर लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड आर के बढ़ने पर बढ़ती जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे बढ़ेगी, स्ट्रेट लाइन में बढ़ेगी। तो बढ़ के अपन आ गए यहाँ पर सरफेस पर, ऑन द सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब आर इज इक्वल टू आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। और इसके बाद लगातार आगे जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ यहाँ पर। अब देखोगे तो ग्राफ का पीक पॉइंट ये है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पर होती है आपकी है, दैट इज योर ऑन द सेल, और मिनिमम कहाँ पर होती है आपकी है, एट द सेंटर। क्लियर, एट सेंटर या इनफाइनाइट तक चले जाओगे तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, क्योंकि हर जगह अगर इनफाइनाइट रख दोगे यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। तो मैक्सिमम कहाँ पर होती है, इनफाइनाइट पर या आर इज इक्वल टू 0 पर। थैंक यू।